एक छोटी सी चिंगारी ने यूरोपियन देशों को दुनिया के सबसे पहले विश्व युद्ध में झोंक दिया, और जो देश इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे उनकी करेंसी ज़्यादा क्रैश हो गई, और जो देश इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे उनकी करेंसी कम क्रैश हो गई। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? यही जानना है हमें इस वीडियो में कि इसके पीछे कारण क्या है। तो चलो शुरू करते हैं गवर्नमेंट मनी वीडियो नंबर 2। मैं हूँ डॉक्टर राम और ये है BTC स्टैंडर्ड। लेकिन पहला विश्व युद्ध हुआ क्यों? इसके पीछे क्या कारण थे? कोई भी वॉर अचानक से शुरू नहीं होती है, इसके पीछे कुछ सालों का एक टेंशन बना हुआ होता है, राइट। तो मेजरली 4 का रीज़न थे कि इससे पहला विश्व युद्ध हुआ। इसमें पहला था नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद। वहाँ यूरोप में भी कई देशों में अलग अलग जातियाँ थी, तो वो अपने अपने तरीके से अपना अपना एक अलग देश चाहते थे। और ये छोटी छोटी ये चिंगारियाँ फिर बाद में विश्व युद्ध में बदल गई। दूसरा था इम्पेरियलिज्म, इसे बोलते हैं साम्राज्यवाद, यानी कि हर देश को लगता था कि अपनी सीमाएं बढ़ाई जाए, अपनी सीमाओं को और ज़्यादा लार्ज किया जाए, इसको बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। और उसके बाद था कि मिलिटरिज्म यानी कि सैन्यवाद। हर एक देश ये चाहता था कि हमारी मिलिट्री पावरफुल बने, हमारे पास ही ज़्यादा इक्विपमेंट हो, हमारे पास ही एडवांस एयरक्राफ्ट हो, और इसमें ज़्यादा उनकी ओर लग गई। और इसके बाद सबसे बड़ा कारण था अलाइज यानी कि गुटबंदी। इसे कैसे बोल सकते हैं हम गुटबंदी, कि एक देश पे अगर हमला किया जाए तो दूसरा देश अगर उसका मित्र देश है तो वो बोलेगा कि हाँ ये हमला हमारे ऊपर भी हुआ है। जैसे अभी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की भी ट्रीटी हुई है कि अगर सऊदी अरेबिया पे हमला होता है तो वो पाकिस्तान में ही हमला माना जाएगा, और कल अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है तो वो सऊदी अरेबिया पे हमला माना जाएगा, राइट। तो ये 4 कारण थे प्रमुख जिसकी वजह से विश्व युद्ध शुरू हुआ, यानी कि उसमें टेंशन बढ़ गई। यूरोपियन कंट्री में 2 गुट थे वहाँ पे, उसे एक बोलते हैं कि अलाइज ग्रुप और दूसरा है सेंट्रल पावर ग्रुप, यानी कि 2 गुट थे। उसमें एक गुट में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बेल्जियम ऐसे देश थे, और दूसरे गुट में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी और इटली। शुरुआत में इटली जर्मनी के साथ था, लेकिन बाद में इटली अलाइज में चला गया, ब्रिटेन के साथ चला गया, ओके। लेकिन इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था कि विश्व युद्ध शुरू कैसे हुआ, ये देखते हैं हम। कि मेन पॉइंट इसमें कहा था ऑस्ट्रिया हंगेरी के युवराज आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनांड बोल के, उनकी 1914 में बोस्निया में एक युवक ने गोली मार के हत्या कर दी, और जैसे ही उनके प्रिंस की हत्या कर दी, ऑस्ट्रिया हंगेरी ने सर्बिया पे हमला कर दिया। उसके बाद सर्बिया के समर्थन में रूस ने अपनी सेना खड़ी कर दी, तो जर्मनी ने रूस और फ्रांस के खिलाफ वॉर का अनाउंस कर दिया कि हम इस वॉर में आ रहे हैं। और उसी में उसके बाद इटली और रोमानिया, ये दो देश भी उसमें जुड़ गए। और 2017 में अलायंस के साथ, यानी कि ब्रिटेन, रूस और जापान के साथ अमेरिका जुड़ गया, और इसकी वजह से इस युद्ध का बैलेंस ही एक बिगड़ गया, यानी कि अलाइज यानी कि इंग्लैंड के साइड के देश पावरफुल हुए, इनका वो इसके तुलना में पावरफुल हो गए और ये कमज़ोर पड़ गए। और इसी वजह से जर्मनी के साथ जो देश थे उनको ज़्यादा नुकसान हुआ, और जो ब्रिटेन के साथ जो देश थे उनको कम नुकसान हुआ। ये विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक चला, और जैसे ही 1917 में यूएस की एंट्री ब्रिटेन के साइड में हो गई, तो इस युद्ध का बैलेंस बिगड़ने से 2018 में एक वर्साइलाइज बोल के एक ट्रीटी थी, वो जर्मनी के साथ कर दी गई, और यूएसए ने इस युद्ध को ख़त्म कर दिया। अब आते हैं टू द पॉइंट, हमारे वीडियो के मेन मकसद पे, कि यार करेंसी क्यों क्रैश हो गई। और इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी, इनकी करेंसी ज़्यादा क्रॉस हो गई, और यूएस और यूके की करेंसी कम क्रैश हो गई। लेकिन ये हुआ क्यों? इसके 2 रीज़न थे कि ये वार लड़ने के लिए, वार क्या ऐसे ही नहीं लड़ी जाती, वार के लिए फंडिंग होनी चाहिए, यानी कि वार के लिए पैसा होना चाहिए। और उस वक्त ये सभी यूरोपियन देश गोल्ड स्टैंडर्ड पे थे, यानी कि जितना इनके पास गोल्ड है ये उतने ही मनी को प्रिंट करते थे। लेकिन वार के दौरान इनको ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ के और ज़्यादा मनी प्रिंटिंग कर दी, यानी कि पैसे को छापना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ
तीन लार्ज नंबर पे मनी प्रिंटिंग करने से उनकी वैल्यू, उनके देश की करेंसी की वैल्यू गिर गई और उसकी परचेसिंग पावर कम हो गई और चीज़ों के दाम बढ़ते गए। और यही कारण था कि यूरोप में इन्फ्लेशन ने जन्म ले लिया। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। इसको अगर मैं आसानी से समझाना चाहूँ तो मैं ये समझा सकता हूँ कि सपोज एक गांव में 100 रुपये है और 100 चीज़ें हैं, राइट। इसका मतलब क्या है, एक चीज़ 1 रुपये को है, राइट। तो उसमें और 100 रुपये मनी प्रिंट करके उस गांव में ला दिए, तो टोटल कितने रुपीज़ हो गए, 200 रुपीज़। और चीज़ें कितनी हैं, 100। तो अब एक चीज़ पहले 1 रुपये को थी, अब एक चीज़ कितने रुपये को हो गई, 2 रुपये को। यानी कि प्राइसेस डबल हो गए और परचेसिंग पावर हाफ हो गई। परचेसिंग पावर यानी कि किसी भी चीज़ को खरीदने की जो क्षमता होती है उसे परचेसिंग पावर कहते हैं, राइट। तो इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं और ये आज भी होता है। अब सोचो कि इसका लोगों पे क्या असर हुआ होगा। लोगों पे इसका असर ऐसा हुआ कि लोगों की करेंसी या लोगों की सेविंग जो थी वो सेविंग की वैल्यू कम हो गई। सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए थे, तो वो अगर 50% से उसकी करेंसी डिवैल्यू हो गई तो मेरे पास दिखने को तो 1 लाख ही है, 1 लाख ही है, लेकिन उसकी परचेसिंग पावर 50,000 ही हो गई। और जो लोग सैलरीज एम्प्लॉय थे ये अपने घर को नहीं चला पा रहे थे इनकी करेंसी की वैल्यू डी होने से। और ये इसका मतलब ये हुआ कि लोग गरीब होते चले गए। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात थी कि यूके और यूएसए यानी कि इंग्लैंड और ब्रिटेन और अमेरिका, इनकी करेंसी, अमेरिका की करेंसी 3.5% और इंग्लैंड की करेंसी 6% गिर गई। लेकिन इनकी तुलना में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगेरी की करेंसी 50% से ज़्यादा टूट गई, 50% से ज़्यादा क्रैश हो गई। यानी कि जिस देश का जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इस वार में था उसकी करेंसी उतनी ही ज़्यादा गिर गई। और वैसे भी इंग्लैंड और अमेरिका के कंपैरिजन में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी और ये देश कमज़ोर थे, तो इसकी वजह से इनकी करेंसी की वैल्यू जल्दी से डी वैल्यू हो गई और वो 50% को भी क्रॉस कर गई। इटली की तो 68% करेंसी क्रैश हो गई। लेकिन इसमें एक हिडन ट्रूथ है और वो ये है कि करेंसी कभी भी अचानक से क्रैश नहीं होती है। किसी भी देश की करेंसी अचानक से नहीं क्रैश होती है, वो धीरे धीरे ही क्रैश होती है। और वो क्यों क्रैश होती है, जब गवर्नमेंट या सरकारें बार बार पैसे को प्रिंट करना चाहे, बार बार पैसे को प्रिंट करे, हर साल प्रिंट करे, तो इससे मनी सप्लाई बढ़ता है और प्राइसेस बढ़ती है। और प्राइसेस बढ़ने से, करेंसी ड्रिव वैल्यू होने से वहाँ पे एक समय ऐसा आता है कि वो क्रैश दिखाई देता है। और यही कारण था कि मनी सप्लाई बढ़ने से वो यूरोपियन कंट्री के बहुत सारे देशों ने अपने करेंसी की वैल्यू खो दी। और अब सवाल ये है कि ये सिर्फ क्या हिस्ट्री में हुआ है, ये आज होता है क्या नहीं? यस, डेफिनेटली आज भी होता है, क्योंकि मनी प्रिंटिंग की सबसे ज़्यादा मनी प्रिंटिंग की पावर आज भी सरकारों के पास है और आपके सेंट्रल बैंक के पास है। सिर्फ ये इसमें होता यूँ है कि पहले ये वार के दौरान ये फास्ट होता था, अब वो ये स्लो और कंट्रोल तरीके से होता है। इसीलिए हमें लगता है कि इन्फ्लेशन कम है, लेकिन आज भी सोसाइटी में डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है। सिर्फ दिखता है हमें कि ये 6% है, लेकिन ये 10% से भी ज़्यादा है और पाकिस्तान जैसे करेंसी में तो वो 50% से भी ज़्यादा है। तो सिंपल सच ये है कि जब सरकारों के पास पैसे का कंट्रोल होता है तो सप्लाई बढ़ती ही जाती है, और जैसे सप्लाई बढ़ती जाती है वैल्यू का गिरना तय है। लेकिन बात यहीं पे नहीं ख़त्म होती है कि यार गोल्ड इतना स्टेबल था, इतना स्थिर था, तो ये सिस्टम क्यों ख़त्म हुआ? यूरोपियन देशों ने गोल्ड स्टैंडर्ड को क्यों हटा दिया? ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। आप बने रहिए। चलो, तब तक के लिए बाय।